I'm audible, guys? Yes, sir. Okay, fine, cool. सबको आ रही है मेरी आवाज? आ रही है सबको? एक बार बता दो चैट में अगर किसी को नहीं आ रही तो। हेलो। राइट गैस, आई गेस कि सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, राइट? Okay, fine. So again, a very good evening, everyone. Welcome to this demo session on Primavera P6. My name is Anuday Sachan, and I'll be your educator for this particular course, which is project planning and monitoring using Primavera software. So the very first question from everybody of you present here, that do you want language to be English or Hindi? What will you guys prefer? Is English is fine for everyone? Or should we mix it? Like, okay, I've got two response for Hindi. यस सर सर इंग्लिश और हिंदी मिक्स. All right. Okay, guys, no issue. So let me just start with the Hindi. Okay. Okay, just one question will define everything. Is there anyone who is only comfortable with English? यहाँ पर कोई ऐसा है जिसे सिर्फ इंग्लिश आती हो? Anyone who only knows English? कोई नहीं? Okay, that's good, fine. So guys, we'll start. We'll just continue session with Hindi. Okay. All right, guys. So the very first question from you all, that any one of you present here at this moment, आप में से किसी लोगों ने प्राइमारा सॉफ्टवेयर पहले यूज किया है या कुछ इंफॉर्मेशन आपको उसके बारे में? सर यूज तो नहीं किया मैंने, बस उसके बारे में सुना है. ओके, फाइन. और कितने लोग हैं जो एक्सपीरियंस्ड है या वर्किंग है अभी? सर मैंने किया है, और मैं अभी जो मेरा प्रोजेक्ट है उसमें थोड़ा बहुत यूज कर रहा हूँ उसका. ओके, फाइन. कुछ लोगों ने एमएसपी यूज किया होगा, प्राइमारा सबने यूज नहीं किया होगा. तो पीपल हु आर वर्किंग इन प्लानिंग फील्ड, तो उन्होंने एमएसपी यूज किया होगा, हो सकता है, राइट? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नो इशू, शेड्यूलिंग सब जगह होती है. Fine, guys. So let us just begin. Let me just quickly show you the topics which we are going to cover today, and later on in the session, what will be the things we will be covering on. So today, the very first thing which will be seeing, जो हम देखने वाले हैं, basics के बारे में discuss करेंगे कि project management क्या होता है थोड़ा सा, because we have बहुत कम time है हमारे पास. So I'll just try to cover up a few things quickly. Okay, and I'll give you the complete detail about the course कि क्या क्या चीजें कोर्स में इंक्लूड होने वाली हैं, राइट? सो जस्ट बिकॉज दिस इज अ डेमो क्लास, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में. फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट. बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑफ द प्रोजेक्ट और लर्निंग एनी ऑफ द थिंग, यू मस्ट शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट, राइट? जब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की, तो हमको पता होना चाहिए कौन कौन सी फेजेस है, चाहे हम प्लानिंग में काम कर रहे हो, चाहे हम डिजाइनिंग में काम कर रहे हैं, या किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ. देन एक थ्योरेटिकल एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे शेड्यूलिंग टेक्निक्स का, जैसे कि आप कॉलेज में PERT एंड CPM यूज करते थे. सिमिलरली विल बी फॉलोइंग द CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड. एंड देन विल see the basic terminologies used in Primavera, road map to prepare schedule in Primavera. क्या सीक्वेंस होता है, क्या रोड मैप होता है जब आप शेड्यूल बनाना चाहते हैं Primavera सॉफ्टवेयर के अंदर. ओके, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा टू क्रिएट अ शेड्यूल. क्या बेसिक सबसे, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि लाइक यू हैव टू प्रिपेयर अ शेड्यूल एंड आई एम अ क्लाइंट,
you are the planning engineer, right? So what are those things which you are going to ask from me? आप क्लाइंट से क्या मांगोगे? अगर क्लाइंट बोलता है कि मेरे लिए एक शेड्यूल प्लान कर दो सॉफ्टवेयर की मदद से, तो आपको क्या डेटा चाहिए होगा, राइट? तो आपका क्या क्वेश्चन होगा क्लाइंट से, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन विल सी क्रिएटिंग एंड प्रिंटिंग अ शेड्यूल इन प्राइमवेरा। सो जस्ट अ बेसिक शेड्यूल हम बनाएंगे, राइट? तो ज्यादातर चीजों को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक एक्टिविटी पर्टिकुलरली हर एक चीज सीक्वेंस से ले जा करके आपको बताऊं। सो इट जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि किस तरीके से प्राइमवेरा सॉफ्टवेयर को यूज किया जा सकता है और अपना टाइम बचा सकते हो आप, राइट? तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या चीजें कंप्लीटली जब आप 21 दिन का कोर्स एनरोल करते हो तो आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी। ओके, ऑलराइट, सो बिफोर बिगनिंग एक जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि प्राइमवेरा है क्या। प्राइमवेरा एक शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, कई लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो आप बोल सकते हो कुछ हद तक प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए यूज किया जा सकता है, बट कंप्लीटली अगर मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सो इट्स नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ प्राइमवेरा और एनी अदर टूल, सच काइंड ऑफ टूल इन द मार्केट। सिर्फ उसकी वजह से आप पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं कर सकते हो। या द थिंग इज कि उसमें आप शेड्यूल करते हो, कॉस्ट भी डाल सकते हो, रिसोर्सेज भी डाल सकते हो। तो काइंड ऑफ थिंग इज कि आप कुछ ना कुछ हर तरीके से मैनेज कर रहे हो प्रोजेक्ट को, राइट? बट अगर हम बोलेंगे तो हम कहेंगे कि प्राइमवेरा इज अ शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर। ओके, फर्स्ट थिंग, ऑलराइट। एंड देन इस तरीके से और भी सॉफ्टवेयर है मार्केट में, जैसे कि एमएसपी, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। ओके, एंड वन मोर इज देयर, टाइलोज। ठीक है, कम लोगों ने सुना होगा टाइलोज का नाम। तो जब हम लीनियर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे हाईवेज हो गए, लीनियर प्रोजेक्ट्स, रेलवेज हो गए, राइट? तो वहां पर हम टाइलोज का यूज करते हैं। ओके, एंड एमएसपी इज वेरी कॉमन, प्रीटी कॉमन। बहुत सारे लोगों ने एमएसपी यूज किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। ओके, तो सेम उसी तरीके से जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स होता है उसी तरीके से प्राइमवेरा होता है। जस्ट अगर मैं बेसिक डिफरेंस की बात करूं तो थोड़ा सा एडवांस है प्राइमवेरा। ठीक है, एडवांस किस सिनेरियो में हो जाता है कि आप ज्यादा नंबर ऑफ एक्टिविटीज ऐड कर सकते हो एज कंपेयर टू माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। आप नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में ज्यादा काम कर सकते हो एज कंपेयर टू एमएसपी, राइट? आप ग्लोबली उस पर काम कर सकते हो, लाइक यू आर सिटिंग हियर, ओके, and if you want somebody to use your same product, same particular project, okay, sitting somewhere else in any of the country, so that can be possible. Okay, प्राइमवेरा की हेल्प से आप उस चीज को कर सकते हो। क्लाउड पे आप अपने प्राइमवेरा P6 को लेकर के जा सकते हो, राइट? एंड यू कैन वर्क लाइक दैट। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। सिंपल टर्म्स में अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझना चाहता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? Project management is the application of knowledge, skills, experience, tools and techniques to project activities to meet the project requirements. Okay, जो भी आपकी स्किल्स हैं, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, टूल्स लाइक प्राइमवेरा या कोई अदर टूल या टेक्निक्स, इन सब का यूज करते हुए, ओके, इन सब का यूज करते हुए किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट के गोल को अचीव करते हो, ओके, दैट्स सिंपली कॉल्ड एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सारी चीजों का यूज करते हुए अगर आप अपने गोल को अचीव कर रहे हो, that's the management only. Project management is the process of achieving set goals within the constraint of time, budget, and resources. Okay, sequential execution of several activities to achieve a specific target. Right now, the very important thing here is ये जो तीन words यहाँ पर लिखे हुए हैं, time, budget, and resources. Okay, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। जब भी आपसे बोला जाएगा कि आपको प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना है या मैनेज करना है, इसका मतलब ही होता है कि आपको इन पर्टिकुलर चीजों पर फोकस करना है। इफ यू आर एबल टू मैनेज द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, आपका गोल सही समय पर अचीव होगा, राइट? योर प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुल। अगर आप अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हो, राइट, तो आप प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हो, राइट? और आपका जो प्रोजेक्ट है वो जो भी आपने स्टार्टिंग में प्लान किया था बजट, उससे एक्सीड नहीं होगा, राइट? इन अ सेम वे टू मैनेज रिसोर्सेज आल्सो। तो जब भी मैनेज करने की बात होती है तो हम इन की पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान देते हैं, टाइम, बजट एंड रिसोर्सेज। देयर इज वन मोर थिंग आउट ऑफ द बॉक्स, क्वालिटी, राइट? कि क्वालिटी को भी, ओके, क्वालिटी को भी हमें मॉनिटर करना पड़ता है, राइट? और इनमें चारों पैरामीटर्स को अगर मैं बोलता हूं तो इन चारों पैरामीटर्स में अगर एक चीज भी डिस्टर्ब होती है तो ये दूसरे को इम्पैक्ट करेगी, करेक्ट?
अगर अगर मान लीजिए कि आपका जो बजट है, राइट, आपका जो बजट है वो एक्सीड कर रहा है, ओके, वो एक्सीड कर रहा है, तो किसी ना किसी चीज पे यहाँ पर इम्पैक्ट करेगा, राइट। अगर आपका पास आपका जो टाइम है, आप उस टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपका प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, तो अल्टीमेटली हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ जाए, ठीक है। तो उस तरीके में क्या हुआ, उस सिचुएशन में क्या हुआ, यू आर नॉट एबल टू मैनेज द रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज आपने स्टार्टिंग में प्लान किए थे उससे ज्यादा आपको लगाने पड़ेंगे, बिकॉज यू आर गेटिंग डिलेड, राइट। तो यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रिसोर्सेज, राइट। गाइस स्क्रीन में मत लिखो प्लीज, ओके। नाउ talking about the nature of project, have a specific objective to be completed within a certain specifications, have definite start and end date, that is project is time bounded. Same thing which I said earlier कि जो भी प्रोजेक्ट होगा आपका वो टाइम बाउंडेड होगा। इन अ सेम वे फंडिंग लिमिटेशंस होती हैं, तो प्रोजेक्ट जो होता है आपका वो कॉस्ट बाउंडेड होता है। एंड सिमिलरली कंज्यूम्स ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज labor, equipment, material, that is project is resource bounded. So your project is ultimately is going to be resource bounded also. To fulfill the required quality needs, that is project is quality bounded. So all these 4 parameters are listed here again, right? अब बात करते हैं हम फेजेस की, कि प्रोजेक्ट में कौन कौन सी फेजेस होती हैं। तो अगर मैं ब्रॉड सेंस में बात करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास 4 फेजेस होंगी किसी भी प्रोजेक्ट की। द फर्स्ट वन इज इनिशिएशन, planning, execution, and controlling. Okay, these are some of the activities listed here. ये आप पर्टिकुलर स्टेज में कौन कौन से काम को करते हो। इनिशिएशन में क्या करते हो आप, ऑब्जेक्ट एंड इनिशियल स्कोप डिफाइन करते हो। ऑब्जेक्ट और इनिशियल स्कोप से मैं क्या समझता हूँ, लाइक वी हैव अ प्रोजेक्ट, ओके। हर एक प्रोजेक्ट का एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होता है, इनिशियल स्कोप उसका क्या होगा, जस्ट अ सिंपल ऑब्जेक्टिव, कि अगर आप एक सड़क चाहते हो, राइट, एक सड़क चाहते हो, तो वहां पर आपको एक, मान लो एक विलेज से आपको एक सिटी में जाना है, राइट, दिस इज द पर्पस। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कनेक्ट दैट विलेज टू द सिटी, एंड फॉर दैट यू रिक्वायर अ रोड। दैट सिंपली इज गोइंग टू बी योर ऑब्जेक्टिव, और यू कैन से दैट सिंपली द कॉन्सेप्ट इज, ओके। तो इनिशियली जो स्कोप डिसाइड होता है, अभी आपने डिटेल में नहीं गए, आपने ये नहीं देखा कि क्या अलाइनमेंट होने वाला है आपका रोड का, क्या बजट होने वाला है, क्या चीजें होने वाली, जस्ट अ सिंपल कॉन्सेप्ट, जस्ट अ सिंपल ऑब्जेक्टिव टू बी फुलफिल्ड। तो इस तरीके से चीजें, इनिशियल स्कोप इनको बोलते हैं, वो इनिशिएशन स्टेज में डिफाइन होती हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस की मतलब लगभग इतना खर्चा आने वाला है। अब खर्चा तो आने वाला है, बट फंडिंग कहाँ से होगी। कोई बैंक है जो आपको फाइनेंस करेगा, लोन फाइनेंस करेगा, या कोई एजेंसी है, वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करेगा प्रोजेक्ट को, क्या करेगा, कहाँ से लाओगे पैसा, राइट। स्टेक होल्डर्स एनालिसिस, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो इन्वॉल्व होने वाले हैं प्रोजेक्ट में। फॉर्मर अप्रूवल, क्या क्या फॉर्मर अप्रूवल चाहिए होंगे आपको, हो सकता है कि फॉरेस्ट लैंड आ रही हो सकता है किसी और की जमीनें आ रही हो, राइट। you have to manage all those things, right? Then planning. Now in planning stage, this is quite important one. In planning stage, detailed scope, cost estimation and budgets are find out. आप यहाँ पर डिटेल में स्कोप फाइंड आउट करते हो, लाइक व्हाट इज स्कोप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल स्कोप एंड द डिटेल्ड स्कोप। हमारा इनिशियल स्कोप था कि हमें एक रोड चाहिए थी। डिटेल्ड स्कोप में क्या होगा, यू विल नाउ ब्रेक डाउन दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इनटू सेवरल पार्ट्स, और ताकि आप डिटेल में जा सको कि आपको रोड तो चाहिए थी, अभी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि फ्लेक्सिबल पेमेंट चाहिए, रिजिड पेमेंट चाहिए। अगर आपका डिसाइड हो गया यू वांट अ फ्लेक्सिबल पेमेंट, राइट, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द अलाइनमेंट, how many, you know, what would be the thickness of different layers involved in that. So all those things, each and every detail is going to be included here. और जब आप detailed scope कर लेते हो, then you will be able to find out the cost estimation, detailed cost estimation. And once the estimation is done, you are able to find out the budget, right? Then you'll continue with the procurement planning कि कौन सा material आपको चाहिए होगा, किस समय पर चाहिए होगा, and all these things, okay? After that, quality assurance, team development, risk analysis, work breakdown structure, all these things are being done. And now this is something, the part which is going to be done in Primavera, right? Work breakdown structure, जो भी आपकी एक्टिविटीज थी, जो भी आपका काम था, पूरा स्कोप था, हम कैसे बनाते हैं WBS, जो भी हमारा स्कोप होता है उस स्कोप को हम ब्रेक करते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर WBS, ओके। हम एक एग्जांपल देखेंगे कि किस तरीके से हम बनाते हैं WBS और किस तरीके से WBS बनाना चाहिए ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को सही तरीके से मॉनिटर कर पाओ।
Okay, activities and sequencing, schedule development, all these things will be performed in Primavera software. And then execution stage में क्या होगा? Award of contract, contract administration, execution as per the plan, coordination with various agencies and stakeholders, resolution of issues, data and information collection. Okay, now after that controlling, right? Along with this execution part, जब भी आपका execution start हो जाएगा, उसी समय से आपको अपने प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना स्टार्ट करना है. It doesn't means कि आप पहले नहीं कर रहे थे. You are doing that thing, but here in this particular scenario, we are involving कि जैसे ही हमने execute करना प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, now we are controlling that too, right? We are monitoring that thing against the plan. जो भी हमने प्लान किया, जो भी हमने शेड्यूल प्लान किया है, उस शेड्यूल से हम कंपेयर कर रहे हैं, उस प्लान के अकॉर्डिंग हम मॉनिटर कर रहे हैं. ऑलराइट, एनालाइज प्रोग्रेस, कैच अप प्लान, क्वालिटी कंट्रोल, रिस्क एनालिसिस, दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी डन इन द कंट्रोलिंग part itself. Catch up plan क्या होता है? Let's suppose your project got delayed. Now you have supposed that you are going to finish your project by the 31st December, this month end, right? but आपको पता चल गया नवंबर में ही कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो रहा है, राइट? आप दिसंबर में खत्म नहीं कर पाओगे, राइट? यू विल गो अप टू Feb 2022, राइट? ना आपको पता है कि ये जो मेरा 2 महीने का डिले है, राइट, 2 months का डिले है, ये कैसे पता चलेगा? देयर इज अ कॉन्सेप्ट, अर्न वैल्यू कॉन्सेप्ट, अर्न वैल्यू एनालिसिस, वो भी हम पढ़ेंगे. ऑल दोस थिंग्स आर एडवांस थिंग्स. कैसे पता कर सकते हो आपकी कितना बजट एक्सीड हो जाएगा या कितनी डेडलाइन आपकी एक्सीड होने वाली है, राइट? नाउ इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस in November, what you have to do? You have to prepare a catch-up plan, ताकि ये जो डिले है, ये जो 2 महीने का डिले है, किस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट को वापस दिसंबर में ला सकते हो. For that, you need to increase the resources. Obviously, you need to increase the resources, or you have to increase the working hours. Okay? तो उस प्लान को हम बोलते हैं catch-up plan. Alright? Now, अगर हम ड्रिल डाउन करते हैं उन सारी स्टेजेस को जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी, तो हमको क्या देखने को मिलता है? Stages will be concept, planning, designing, award of contract, execution, commissioning, operation, and demolition. So these are the 8 stages. If you'll drill down those 4 you are going to get these 8. All right. So these were the stages of the project, and a small definition about the project management. Now talking about the types of network, you all have heard these 2 names when you were in colleges, right? PERT and CPM. What is PERT? Program Evaluation and Review Techniques, Critical Path Method, CPM. Now, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, all are following CPM, Critical Path Method. Okay. अब बेसिक सा डिफरेंस क्या है? अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को पढ़ता हूँ, ठीक है, तो मेरा एक कोर क्या निकलता है यहाँ से कि जो मेरा PERT है, that is used for one time projects, right? One time projects in the sense, right, involve activities which may never have been performed before, such as R&D projects or new technology projects, right? Something which has never been done in the history, in the past history, right? जो पहले कभी नहीं किया गया हो. कुछ अगर ऐसा नया प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, प्रोबेबिलिस्टिक है ये, राइट? जब हम PERT की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिस्टिक. वी आर नॉट अवेयर ऑफ थिंग्स. हमको नहीं पता कि इस तरीके का जो काम है उसका ड्यूरेशन क्या होने वाला है, उसमें कौन कौन से रिसोर्सेज होने वाले हैं, कौन सी एक्टिविटीज किस एक्टिविटीज के बाद चालू होगी या पहले स्टार्ट होगी. वी आर नॉट अवेयर ऑफ ड्यूरेशन, वी आर नॉट aware of efforts which are going to be involved in that, we are not aware of linking, okay, linking in the sense, the relationships. उस समय पर हम क्या करेंगे? PERT यूज करते हैं. Now when CPM is being used when we have already executed that kind of project earlier in the history, right? और आज की डेट में हम किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात करें, ठीक है, क्या बनाओगे? बिल्डिंग बनाओगे, रोड बनाओगे, हाईवेज बनाओगे तो रोड, हाईवेज, बिल्डिंग ना, हो सकता है कि कुछ टेक्नोलॉजीज चेंज हो जाए, चीजें चेंज हो जाए, है ना, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन आ जाए, बट यू आर गोइंग टू अल्टीमेटली मेक एन हाईवे, ब्रिज और दीज काइंड ऑफ स्टफ्स ओनली जो पहले ऑलरेडी एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं. अगर आपको कोई बोलता है कि ब्रिज बनाना है, तो यू आर अवेयर ऑफ द एक्टिविटीज. जो भी ब्रिज में काम कर रहे हैं उनको पता है कि सीक्वेंस में होने वाला है. अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, मुझे घर बनाना है. अब घर कितना भी आलीशान हो, बंगला बना रहा हूँ, ठीक है, जाएगा तो ऐसे ही ना, फाउंडेशन बनाओगे, फिर सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाओगे, उल्टा तो नहीं करोगे. सो यू आर अवेयर ऑफ द सीक्वेंस, यू आर अवेयर ऑफ द टाइम ड्यूरेशन किसी हद तक.
आपको पता है क्या रिसोर्सेज लगने वाले हैं, क्या मटेरियल लगने वाला है। तो जब आपको चीजें पता होती हैं, यू हैव ऑलरेडी डन द थिंग्स इन द पास्ट, देन यू आर यूजिंग CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड टेक्निक, राइट। So this is just a basic difference. Okay. Now Primavera की अगर हम बात करते हैं तो 4 तरीके की relationships होती हैं, right? What are those? Finish to start, finish to finish, start to start, and start to finish, right? उसके पहले 3 important point, right? What are these points? Each activity must have a producing activity, except start of the project. हर एक एक्टिविटीज जो अभी आपके नेटवर्क में होंगी, राइट, हर एक एक्टिविटीज जो भी आपके नेटवर्क में होंगी, उन सब में क्या होगा, उन सब की कोई ना कोई प्रीडिसिंग एक्टिविटी होगी, मतलब प्रीडिसीसर होगा। जैसे मान लीजिए, ओके, जैसे मान लीजिए कि ये बी एक्टिविटी है, ठीक है, इस बी एक्टिविटी के पहले ए एक्टिविटी हुई थी, राइट। सो इस बी का प्रीडिसीसर है ए। तो ईच एंड एवरी एक्टिविटी एक्सेप्ट द वेरी फर्स्ट वन, जो सबसे पहली एक्टिविटी होगी प्रोजेक्ट की, उसका कोई प्रेडिसीसर नहीं होगा। इसी तरीके से जो सबसे लास्ट एक्टिविटी होगी उसका कोई सक्सेसर नहीं होगा, राइट। उसके अलावा सारी एक्टिविटीज का कोई ना कोई सक्सेसर होगा। नाउ देयर शुड नॉट बी एनी लूप बिटवीन द एक्टिविटी। लूप का क्या मतलब है, ये एक्टिविटी मेरी ए है, ये एक्टिविटी मेरी बी है, इस बी से कनेक्टेड है मेरी सी एक्टिविटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सी वापस से जाकर के ए से कनेक्ट हो जाए या सी वापस से जाके बी से कनेक्ट हो जाए। दीज लूप्स शुड नॉट बी फॉर्म्ड इन योर शेड्यूल व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ शेड्यूल। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ओके। और हर एक एक्टिविटी का कम से कम एक प्रीडिसीसर और कम से कम एक सक्सेसर होगा, एक्सेप्ट द वेरी फर्स्ट वन एंड द वेरी लास्ट वन। उसके अलावा ये 4 टाइप ऑफ रिलेशनशिप है। ए के बाद अगर बी स्टार्ट होती है तो हम बोलते हैं फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप है। जब दोनों एक साथ एंड होती हैं, सॉरी, राइट, तो हम बोलते हैं कि फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप है। नाउ इट डजंट मैटर्स कि ए और बी स्टार्ट भी सेम डेट पे होंगे। हो सकता है ए जो है वो पहले स्टार्ट हो जाए और बी जो है वो बाद में स्टार्ट हो, बट दे आर गोइंग टू एंड एट द सेम डेट, देन द रिलेशनशिप विल बी फिनिश टू फिनिश। In the same way, start to start, they are going to start on the same date. Now, there's one more, start to finish. This is simply the reverse of this one, कि B के पहले A finish होनी चाहिए। This is the simple meaning. So, ये वाली जो एक्टिविटी जो आपकी रिलेशनशिप है, this is never being used in any of the cases. हम सिर्फ ये 3 finish to finish, start to start और finish to start यूज करते हैं। ये चौथी जो है वो आपको बताया just because it is present in the Primavera, but no one is using them, right? Now, apart from that, अब हमें समझ में आ गया कि रिलेशनशिप्स तो हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये 4 तरीके के रिलेशनशिप्स हैं। एक और कॉन्सेप्ट आता है लैग का। जब हम प्राइमावेरा में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं सिर्फ लैग। लैग को हम पॉजिटिव और निगेटिव में डिवाइड कर देते हैं। बट जब हम MSP की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, तो वहां पे होता है लीड एंड लैग, राइट। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं प्राइमावेरा P6 से, तो मैं लीड को बोलूंगा पॉजिटिव लैग और लैग को बोलता हूं मैं नेगेटिव लैग। तो दिस इज जस्ट द डिफरेंस, बट विल नॉट डिस्कस अबाउट दिस थिंग क्योंकि हम प्राइमावेरा पढ़ रहे हैं, राइट। तो हम सिर्फ लैग जानेंगे कि लैग होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। अब कैसे होता है उसको देखते हैं, ओके। नाउ टेक अ केस कि ए और बी दो एक्टिविटीज थी जिनकी जो रिलेशनशिप थी वो स्टार्ट टू स्टार्ट थी, मतलब बी भी यहां से स्टार्ट हो रही होती, राइट। अभी क्या हुआ कि हमने वहां पर लैग दे दिया, पॉजिटिव लैग 5 दिन का। इसका मतलब है जो एक्टिविटी यहां से स्टार्ट हो रही थी अब यहां से स्टार्ट होगी। ये जो लैग है, ये जो गैप है 5 दिन का, दिस इज सिंपली द लैग, राइट। दिस इज सिंपली द लैग। इसको हम बोल सकते हैं कि ये लैग है, राइट। अब क्यों, कैसे होगा ये, किस सिचुएशन में होगा? रियल सिनेरियो की अगर मैं बात करता हूँ, फाउंडेशन में अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपके पास 16-17 फुटिंग्स थी, तो क्या आप वेट करते हो कि 16-17 फुटिंग सारी पहले मैं एक्सकवेट कर दूं, उसके बाद मैं उसमें जाकर के पीसीसी या सैंड फिलिंग करना चालू करूंगा? नो। When you just finish 4 or 5, you start doing PCC or sand filling on those, right? उसके अलावा आप बाकी की सारी PCC में एक्सकवेशन करते रहते हो। तो उस तरीके में या उस सिनारियो में हमारे पास ये कॉन्सेप्ट काम में आता है। अब क्या करोगे, यहाँ पर एक्सकवेशन था आपका, यहाँ पर आपने पीसीसी करना चालू कर दी विद द लैग ऑफ 5 days, ठीक है। 5 दिन में हम 3-4 फुटिंग छोटी छोटी खोद देंगे, है ना।
और मैं वहां पर बीसीसी करना स्टार्ट कर दूंगा। इन अ सेम वे नेगेटिव लैग का मतलब होता है ये दो एक्टिविटीज जो एक साथ स्टार्ट हो रही थी, अगर मैंने यहाँ पर नेगेटिव लैग दिया सो दिस विल पुश बैक, और यहाँ पर 5 दिन पहले से एक्टिविटी जो बी है वो स्टार्ट हो जाएगी। कैरिंग माई पॉइंट? राइट, so this is the simple concept of relationships present in the Primavera. Now जब हम CPM की बात करते हैं, okay, जब हम CPM की बात करते हैं तो हमारे पास ये डेट्स आती हैं, अर्ली स्टार्ट डेट, अर्ली फिनिश डेट, लेट स्टार्ट डेट, लेट फिनिश डेट, right? What is this? Okay, the earliest possible date on which an activity can start is called as early start date. Okay, the earliest possible date on which an activity can finish is called as early finish date, and in the same way late start and late finish as well, right? अब हम इस एग्जांपल से देखेंगे कि क्या है ये चीज, राइट? ओके, ऑलराइट, तो जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, जब हम नेटवर्क्स क्रिएट करते थे, तो हम सीपीएम में हमको दो चीजें करनी पड़ती थी, फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास, राइट? तो फॉरवर्ड पास क्या है? सपोज करो कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है, राइट, ये ए बी सी डी, ये सारी क्या है? ये सारी रिलेशनशिप्स हैं। लेट मी जस्ट चेंज द कलर। ये सारी क्या है? ये रिलेशनशिप्स हैं, सॉरी, एक्टिविटीज ए बी सी डी ई एफ, राइट? एंड दिस इज पॉइंटिंग आउट द रिलेशनशिप्स। ओके, ये रिलेशनशिप पॉइंट आउट कर रहा है और ये ड्यूरेशन है आपकी एक्टिविटी की। तो लेट सपोज आपका जो प्रोजेक्ट है वो 1 जनवरी 2008 को स्टार्ट हो रहा है, और ये तीनों एक्टिविटी ए बी और सी एक साथ ही स्टार्ट हो रही है। द रिलेशनशिप इज स्टार्ट टू स्टार्ट। सो अर्ली स्टार्ट डेट क्या होगी सबके लिए? ना, एक चीज पहले मैं क्लियर कर दूं कि हम इस एग्जांपल को सॉल्व कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट दिस अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश मैन्युअली, राइट? बट प्राइमरी में आपको ये सारी चीजें नहीं करनी होती हैं। प्राइमरी में आप सिर्फ एक्टिविटी का नाम डालोगे, ड्यूरेशन डालोगे, रिलेशनशिप दोगे, एंड दीज डेट्स आर गोइंग टू कम ऑटोमेटिकली। और इन डेट्स की मदद से ही आप डिफाइन कर पाते हो कि यहाँ पे फ्लोट है, नहीं है, क्रिटिकल है, कैसी है एक्टिविटी, राइट? तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डेज डालना पड़ेगा कि इतने दिन में मैं इस काम को खत्म करूंगा, दैट्स इट। और इसके बाद करूंगा या इसके पहले करूंगा, खत्म। ओके, नाउ तो इन तीनों एक्टिविटीज के लिए जो अर्ली स्टार्ट डेट होगी वो सेम हो जाएगी 1 जनवरी 2008, राइट? नाउ अर्ली फिनिश डेट किस तरीके से निकल रही है? अर्ली स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी -1, दैट मींस दिस इज द 1 of Jan plus 12, 13 minus 1, 12, right? So in this way you have got the early finish date. इसी तरीके से आपको इन तीनों एक्टिविटीज की अर्ली फिनिश डेट भी मिल गई। सो यू हैव गॉट द अर्ली स्टार्ट, यू हैव गॉट द अर्ली फिनिश, राइट? ये तीनों एक्टिविटीज के आपने निकाल लिया। अब इसका रिलेशनशिप है फिनिश टू स्टार्ट, ए के बाद डी स्टार्ट हो रही है, ठीक है? अब जब ये 12 को एंड हो रही है तो ये एक्टिविटी 13 को स्टार्ट होगी, राइट? यहाँ पर कोई लैग नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कोई लैग नहीं है, ये 12 को खत्म हुई है, 13 को स्टार्ट होगी। इन सेम वे आपने अर्ली फिनिश निकाल लिया। समझने वाली बात कहाँ पे है या ध्यान देने वाली बात कहाँ पे है? इस सिचुएशन में जब एक एक्टिविटी के दो प्रेडिसीसर होंगे, ठीक है? क्या समझना है यहाँ पर? देखो, दो एक्टिविटीज थी, प्रेडिसीसर दो थे, तो ये एक्टिविटी कब स्टार्ट हो सकती है? ये एक्टिविटी तभी स्टार्ट हो सकती है जब ये दोनों फिनिश हो जाएंगी, बिकॉज द रिलेशनशिप इज व्हाट फिनिश टू स्टार्ट। कैरिंग माय पॉइंट? जब तक कि ये दोनों एक्टिविटी फिनिश नहीं हो जाएंगी आप इस ई एक्टिविटी को स्टार्ट नहीं कर सकते। अब देखो, ये 7 को खत्म हो गई, बट ये 15 को खत्म हो रही है, राइट? यू हैव टू वेट, यू कैन ओनली स्टार्ट दिस एक्टिविटी ऑन 16th। कैरिंग इट? जब इसकी डेट आपको मिल गई, देन यू कैन फाइंड आउट द अर्ली फिनिश डेट। एंड इन द सेम वे जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगाया वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, एंड यू विल गेट द अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश डेट फॉर दीज टू एक्टिविटीज इटसेल्फ, राइट? तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड पास करते हो, अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश डेट्स आपको मिलती हैं, ठीक है? अगर आपसे किसी को कोई मैन्युअली बोलता है कि चीजों को इस तरीके से आपको करना है, मैंने आपको क्या क्या देगा? आपको रिलेशनशिप दे देगा, आपको एक्टिविटीज के नाम दे देगा, ड्यूरेशंस दे देगा, राइट? ये सारी चीजें दे देगा, प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट दे देगा, राइट? और बोलेगा कि मैनुअल नेटवर्क बना दो, राइट? वैसे कोई बोलेगा नहीं, ठीक है? बट आपको आना चाहिए, जस्ट लाइक हाउ प्राइमरी इज वर्किंग, राइट? लर्निंग अ सॉफ्टवेयर इज नथिंग। आप 20-25 दिन में सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, बट सॉफ्टवेयर के
पीछे क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए आपको, राइट। सो इन दिस वे यू विल गेट टू नो कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, राइट, व्हाट कैलकुलेशन आर बीइंग डन इन द बैकग्राउंड। नाउ इन अ सेम वे जब हम बैकवर्ड पास की बात करते हैं तो हमारे पास फॉरवर्ड पास से एंड डेट निकल के आ गई, राइट, एंड डेट निकल के आ गई। अब हमारे पास लेटेस्ट फिनिश डेट है, कितना ज्यादा लेट हो सकता है एक एफ एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए। और यहाँ पर अगर मैं लेट स्टार्ट डेट निकलना चाहता हूं तो लेट फिनिश डेट माइनस ड्यूरेशन +1, जहां पर माइनस था वहां प्लस हो गया, जहां पर प्लस था वहां पे माइनस हो गया। तो 30 - 3 27 +1 28। So in this way you have got the late start date itself। और जो चीजें हमने वहां पहले की वो सेम तरीके से आप बैकवर्ड पास में यूज करोगे एंड यू गेट द लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश डेट इटसेल्फ, राइट। तो इस तरीके से बैकवर्ड पास और फॉरवर्ड पास यूज होता है। अब बात आती है कि ये सब कर क्यों रहे हैं यार, क्या मतलब है इसको करने का, तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। चाहे आप इंटरव्यूज की बात करो या किसी भी चीज की बात करो, आपसे पूछा जाता है कि बॉस क्रिटिकल पाथ क्या है ना, या क्रिटिकल एक्टिविटीज क्या है, सॉरी, ओके, या क्रिटिकल एक्टिविटीज क्या है, राइट। तो जब तक कि आप ये अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट लेट फिनिश का कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, ऑल्दो बहुत सारी एक्टिविटीज, सॉरी बहुत सारी डेट्स होती हैं जब हम प्राइमरी में मूव करेंगे अंदर, है ना, कोर्स में, तब हम जानेंगे कि क्या क्या होता है, राइट। एक्चुअल स्टार्ट, एक्चुअल फिनिश एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर देयर, राइट। एक्सपेक्टेड स्टार्ट, एक्सपेक्टेड फिनिश, द लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। बट अभी के लिए सिर्फ इतना तो सॉरी, तो आप कब जान पाओगे कि पर्टिकुलर एक्टिविटी क्रिटिकल है या नहीं है, क्रिटिकल पाथ है क्या है, जब तक कि आपको ये डेट्स नहीं मिलेंगी, है ना, और आप फ्लोट नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं, है ना, कि क्रिटिकल पाथ क्या होता है या क्रिटिकल एक्टिविटीज क्या होती हैं। ओके, सो ओके, उसके पहले फ्लोट की बात कर लेते हैं, देन यू विल जस्ट अंडरस्टैंड इट बेटर। देखो, फ्लोट, फ्री फ्लोट होता है हमारे पास और टोटल फ्लोट होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, द फ्री फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ टाइम बाय व्हिच द एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द सक्सेसर एक्टिविटी, राइट। क्या मतलब है इसका, ये एक एक्टिविटी है ए, ये उसके आगे आने वाली सक्सेसर एक्टिविटी है बी। अब कितना ज्यादा से ज्यादा आप इस ए एक्टिविटी को डिले कर सकते हो ताकि ये बी एक्टिविटी डिले ना हो। मान लो ये 6 को खत्म हो रही थी और ये 9 को स्टार्ट हो रही थी, राइट। तो कितना ज्यादा से ज्यादा आप इसको डिले कर सकते हो, 7 8 2 दिन, इससे ज्यादा डिले नहीं कर सकते, राइट। नहीं तो ये एक्टिविटी डिले हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये हुआ फ्री फ्लोट। कितना ज्यादा से ज्यादा आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को डिले कर सकते हो ताकि उसकी आने वाली सक्सेसर एक्टिविटी डिले ना हो, दैट इज कॉल्ड एज फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट को निकालने का फॉर्मूला क्या है, अर्ली स्टार्ट डेट ऑफ सक्सेसर, मतलब अर्ली स्टार्ट डेट ऑफ बी इन दिस केस माइनस अर्ली स्टार्ट डेट ऑफ दिस ए एक्टिविटी माइनस ड्यूरेशन ऑफ ए एक्टिविटी। तो ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो फ्री फ्लोट निकल आएगा। लेकिन प्राइमरी में सब कुछ ऑटोमेटिकली निकलता है, तो हम प्राइमरी में देखेंगे किस तरीके से अपने आप चीजें आ रही हैं, राइट। टोटल फ्लोट की बात क्या होती है, टोटल फ्लोट का मतलब कितना ज्यादा से ज्यादा आप इस ए एक्टिविटी को डिले कर सकते थे ताकि आपका जो प्रोजेक्ट था, मान लो 31 दिसंबर को खत्म होना था, तो ये प्रोजेक्ट का जो लास्ट डेट है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी गेट डिलेड, राइट। ठीक है, सक्सेसर एक्टिविटी अगर डिले हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई कौन है यार, अब्दुल रहमान जी, इसको इरेज कर दो यार। स्क्रीन देखो यार, स्क्रीन का उपयोग मत करो, ठीक। ओके, सो टोटल फ्लोट का मतलब क्या हुआ, कितना ज्यादा से ज्यादा आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को डिले कर सकते हो ताकि जो आपका प्रोजेक्ट है, ओके, उसका जो एंड डेट है वो डिले ना हो, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट का। अब इस तरीके से जो भी हमने फॉरवर्ड पास किया, बैकवर्ड पास किया, उसको इस तरीके से यहाँ पर हमने लिख ली वो सारी डेट्स, है ना। नाउ किस तरीके से क्रिटिकल पाथ या क्रिटिकल एक्टिविटी आप डिफाइन करते हो, तो अगर मैं क्रिटिकल एक्टिविटी की बात करता हूं तो वो सारी एक्टिविटी जहां पर टोटल फ्लोट
जीरो होगा, वो सारी एक्टिविटीज कैसी कहलाएंगी? क्रिटिकल एक्टिविटीज, टू बी वेरी प्रिसाइज। ठीक है, सिंपल अभी के लिए अगर मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, बोलता हूँ, डिफाइन करता हूँ, तो क्या बोलूंगा? ऑल दोज एक्टिविटीज इन विच टोटल फ्लोट इज इक्वल्स टू जीरो, दोज आर क्रिटिकल एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि क्रिटिकल एक्टिविटीज को आप एक सिंगल दिन भी डिले नहीं कर सकते। अगर आपने एक भी सिंगल दिन डिले कर दिया तो व्हाट विल हैपन? आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो जाएगा, राइट? तो जब भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आपके पास ऐसे केसेस आते हैं कि आज आपके पास रिसोर्सेस कम है, ठीक है, और आपके पास दो एक्टिविटीज चल रही हैं, एक क्रिटिकल है एक नॉन क्रिटिकल है, आप कहाँ भेजोगे रिसोर्सेस को? ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉर द क्रिटिकल एक्टिविटीज, बिकॉज अगर वो डिले हो गई तो फिर आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। गेटिंग इट? ऑल दोज एक्टिविटीज, फॉर दोज यू कांट डिले देम एनी ऑफ द डे, राइट? वो सारी एक्टिविटीज को आप बोलते हो क्रिटिकल एक्टिविटीज, एंड सेट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पाथ, नथिंग एल्स। और क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ योर प्रोजेक्ट। अगर आप यहाँ पर देखो, ठीक है, इस तरीके से हमने सारी डेट्स लिखी हुई है, और ये जो रेड कलर से आपको एक्टिविटीज दिख रही हैं, दीज आर नथिंग बट द क्रिटिकल। यहाँ पर टोटल फ्लोट कितना है? 0। इन दो एक्टिविटीज के लिए टोटल फ्लोट कितना है? 2। इन दो एक्टिविटीज के लिए टोटल फ्लोट 10। अब देखो, लॉन्गेस्ट पाथ बोलने का मतलब क्या? इसका ड्यूरेशन कितना है? 12। इसका ड्यूरेशन कितना है? 15। इसका ड्यूरेशन कितना है? 3 दिन। टोटल कितना हुआ? 30 डेज। अगर मैं इस पाथ को सिलेक्ट करता हूँ कि इस तरीके से मैं अपने प्रोजेक्ट फिनिश कर रहा होता, तो ड्यूरेशन कितना? 15, 10, 25 और 3, 28, राइट? अगर मैं इस पाथ को फॉलो कर रहा होता, देन 7 + 10 17 + 3 20, right? What is the longest path? The very first one, and this is the critical path only, right? Hope it is clear you guys कि critical activities और critical path क्या होता है. Okay. Now, till now, any question, anyone? Let's just have quick questions. किसी को कोई questions? All right, so let's just move. I hope there's no questions. Okay. So, basic requirements, basic required data for Primavera. Okay, जब आपसे कोई बोलता है कि मुझे Primavera का शेड्यूल बना दो, तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट क्या होगी वो पता होनी चाहिए। प्रोजेक्ट फिनिश डेट, ठीक है, प्रोजेक्ट फिनिश डेट क्या होगी वो पता होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है, ओके, कि एकदम एक्यूरेट आपके पास फिनिश डेट होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्या उसके सर्कमस्टांसेस हैं, वो सारी चीजें बाद में बात करेंगे। स्कोप होना चाहिए आपके पास, डिटेल्ड स्कोप प्रोजेक्ट का, ताकि आप WBS फाइनल कर पाओ, राइट? ओके, फाइनलाइजेशन ऑफ लेवल ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, कितने लेवल्स में आपको वर्क ब्रेकडाउन करना है, अपना WBS क्रिएट करना है, वो होना चाहिए। कैलेंडर इज इम्पोर्टेंट, क्या कैलेंडर फॉलो करने वाले हो आप अपने प्रोजेक्ट्स में, फॉर द रिसोर्सेज फॉर द प्रोजेक्ट, these things should be there. Listing of activities under each WBS, कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी, उनकी एक्सपेक्टेड ड्यूरेशंस, सीक्वेंस क्या होगा, मतलब रिलेशनशिप्स क्या होंगी, और इफ देयर इज एनी कंस्ट्रेंट देन कंस्ट्रेंट। सो ऑल दीज डेटा इज रिक्वायर्ड। जब भी आप क्लाइंट आपको बोलता है शेड्यूल प्रिपेयर करने के लिए, सो यू हैव टू आस्क दीज डेटा फ्रॉम द क्लाइंट, राइट? नाउ, दो शेड्यूल होते हैं, एक होता है बेसलाइन, and then once you'll start updating it, that will be called as updated schedule. ठीक है, अब क्या होता है, अब दो शेड्यूल आपने जो स्टार्टिंग में प्लानिंग फेज में बनाया कि मैं इसके बाद ये एक्टिविटी करूंगा, इसके बाद ये एक्टिविटी करूंगा, ऐसा ऐसा है, राइट? तो उसका जो बार दिखता है गैन चार्ट में, वो इस तरीके से दिखाई देता है ना? और जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हो, मान लो आपकी एक्टिविटी अब ये ए प्लान्ड थी, ठीक है, कि 1 जनवरी से स्टार्ट करोगे, 7 जनवरी को खत्म करोगे, बट एक्चुअल में क्या हुआ, ये 4 तारीख से स्टार्ट हुई, है ना? तो ये जो बीच का गैप है, दिस इज नथिंग बट द डिले। सो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक इनटू द गैंट चार्ट एंड यू विल रियलाइज वेदर यू आर अहेड और डिले, राइट? तो प्लान शेड्यूल क्या कहलाता है? बेसलाइन शेड्यूल। एक्चुअल शेड्यूल, दैट मींस अपडेटेड शेड्यूल, यू आर वर्किंग ऑन दैट, ओके। और जो आपको दिखता है वो कहलाता है आपका, राइट, अपडेटेड वन, राइट? लेट मी जस्ट क्विकली गो इनटू द Primavera। अभी के लिए अगर हम एक कोई सैंपल शेड्यूल खोलते हैं,
ठीक है, तो ये देखो अभी के लिए ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, इस पे आप देख सकते हो ये जो येलो कलर के बार्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर योर बेसलाइन बार्स, राइट, एंड दिस ब्लू वन, ओके, दीज आर योर एक्चुअल, राइट, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है ना, उसकी क्या सिचुएशन चल रही है, राइट, ये आपको पता चल सकता है यहाँ से, ठीक है, फ्रॉम दीज टॉप बार्स। अगर कहीं पर डिले होगा तो आपको जो बार्स हैं वो एकदम पैरेलल दिखाई नहीं देंगे, जैसे कि ये देखो यहाँ पे डिले हुआ, राइट। अगर हम यहाँ से डेट्स निकालें, अगर ज्यादा डिटेल में जाएं अभी, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे डिले है, राइट। दिस इज द येलो बार, प्लान किया था आपने यहाँ से स्टार्ट करोगे, बट इस अकॉर्डिंग टू दिस ब्लू बार, है ना, हम यहाँ से स्टार्ट कर पाएंगे। सो दिस गैप इज नथिंग बट द डिले, राइट। विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल लेटर ऑन, ओके। नाउ talking about the work breakdown structure क्या है, किस तरीके से करना चाहिए, इन अ वेरी सिंपल वे। एक छोटा सा एग्जांपल कि जो भी आपका टोटल स्कोप था, आप उसको किस तरीके से करने वाले हो, उसको इस तरीके से आपको ब्रेक करना होता है ताकि आप अपने पूरे पूरे प्रोजेक्ट को, हर एक एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को मॉनिटर कर पाओ, ठीक है। क्या मतलब है इससे मेरा, और आप उसकी प्रोग्रेस बता पाओ किसी को भी। अगर आपका मैनेजर या आपका मैनेजमेंट पूछता है, यार मेरे को इसका क्या चाहिए, मेरे को इसका जस्ट अ मिनट, आई जस्ट वांट द अपडेट कि अभी तक कितना प्रोग्रेस हुआ है, राइट। ठीक है, अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आपको बोलता है कि मेरे को बताओ कि अभी तक क्या प्रोग्रेस है, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के बारे में पूछता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो किस तरीके से ब्रेक किया गया। एक रेलवे प्रोजेक्ट है जिसमें आपका रेलवे लाइन भी है, राइट, उसी प्रोजेक्ट में, और साथ ही साथ ब्रिजेस भी बन रहे हैं, फुट ओवर ब्रिज है, एफओबी इज नथिंग बट फुट ओवर ब्रिज, रेलवेज में अगर आप काम करते हो, ठीक है। तो अगर मेरे से कोई बोलेगा कि वेस्टर्न रेलवे एफओबी में प्रोजेक्ट का क्या सिचुएशन चल रहा है, कितना प्रोग्रेस हुआ, क्या हुआ, राइट, इंडिविजुअल एफओबी का, आई डोंट वांट फॉर द ट्रैक, आई जस्ट ओनली वांट फॉर द एफओबी। सो मैंने इस तरीके से इसको ब्रेक डाउन किया है 3 कंपोनेंट्स पे कि मैं इंडिविजुअल बता सकता हूँ। इसी तरीके से मैं सेंट्रल रेलवे के लिए और थाने टू दीवा इस लाइन में क्या प्रोग्रेस है वो भी बता सकता हूँ, राइट। तो इस तरीके से आपको लेबल डाउन करना है अपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को, सो दैट आपसे कोई किसी भी सिचुएशन पे आकर के किसी भी जगह की प्रोग्रेस पूछता है, यू शुड बी एबल टू डिफाइन इट, राइट। अगर आप इन चीजों को मिक्स कर देते, डिपार्टमेंट वाइज नहीं बोलते, ठीक है, अगर आपने ये लेबल डिपार्टमेंट वाला नहीं बनाया होता, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम, तो अगर आपसे इंजीनियरिंग वाला आके बोलता है यार मेरी इंडिविजुअल की प्रोग्रेस बता दो कितनी है, मैं डिले चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, मेरा मीटिंग है, मैं रिपोर्टिंग करनी है, मुझे क्या बोलूंगा मैं, नहीं बता पाते आप, बिकॉज यू हैव नॉट ब्रोक डाउन द WBS इन दैट पर्टिकुलर वे। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ WBS स्ट्रक्चर कि आप जब भी WBS क्रिएट करते हो तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आप चीजों को इस तरीके से ब्रेक करोगे, राइट। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वाइज, मान लो आपके एक ही प्रोजेक्ट में 7-8 कॉन्ट्रैक्ट है, अब हर एक कॉन्ट्रैक्टर का प्रोजेक्ट मॉनिटर करना है, प्रोग्रेस मॉनिटर करनी है, तो ब्रेक करना पड़ेगा ना कॉन्ट्रैक्ट वाइज। सो in this way you have to define your work breakdown structure. This is just a basic example किस तरीके से WBS होना चाहिए आपका, right. Then location wise, activities, activity type, and finally the last level of your WBS is going to be your activity. So this is how WBS is being created. अगर आप यहाँ पर देखते हो, ठीक है, तो ये होता है WBS, है ना। ये देखो ये अंदर वाले लेबल्स हैं, अगर इसके अंदर और भी लेबल्स होते यू कुड हैव ड्रिल डाउन लाइक दिस, प्लस यूजिंग प्लस एंड माइनस, ओके, तो आपको देखने को मिल जाता, ओके। ये टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, टास्क डिपेंडेंट, रिसोर्स डिपेंडेंट, लेवल ऑफ एफर्ट्स, स्टार्ट माइलस्टोन, फिनिश माइलस्टोन, WBS समरी एंड ऑल दिस, राइट। तो बाय डिफॉल्ट व्हाट विल बी द टाइप ऑफ एक्टिविटी इन प्राइमरा, दैट विल बी टास्क डिपेंडेंट, ओके। ये सीक्वेंस होता है प्राइमरा में प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। सबसे पहले आप EPS और OBS स्ट्रक्चर बनाते हो, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एंड EPS, ओके। देन यू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, यू ऐड द कैलेंडर फॉर द प्रोजेक्ट, यू क्रिएट WBS के अंदर आप एक्टिविटीज डालते हो, रिलेशनशिप डिफाइन करते हो,
रिसोर्सेज ऐड करते हो, और फाइनली तब जा करके आपकी बेसलाइन शेड्यूल क्रिएट होती है। और एक बार बेसलाइन शेड्यूल क्रिएट हो जाती है, फिर आप उसको अपडेट करना स्टार्ट करते हो, और अपडेशन के साथ साथ मॉनिटरिंग आपकी कंटिन्यू चलती है कि यहाँ पे ये एक्टिविटी डिले हो रही है, ये रिसोर्स हमने इतना प्लान किया था, इतना हो रहा है, हमारी कॉस्ट एक्सीड हो रही है, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं, राइट। अब शेड्यूल क्रिएट करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू क्विकली prepare a schedule in Primavera. Okay, just before that, before starting preparing a schedule, let me just give you a brief idea that what other things are going to be included in this project, okay, in this course, sorry. तो जब हम बात करते हैं, ठीक है, हमने बात की अभी तक है ना कि हमारा प्रोजेक्ट होगा लाइक दिस एंड दैट एंड राइट। तो देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज वेटेज। अगर आप प्लानिंग इंजीनियर है, अगर आप प्लानिंग में काम कर रहे हो, तो वेटेजेस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है, एंड वी आर मिसिंग दैट, राइट। एवरीवन इज मिसिंग दैट। हम क्या करते हैं, हम बोल देते हैं अच्छा ये एक्टिविटी अगर 20 दिन की है और दूसरी एक्टिविटी 10 दिन की है, इसका मतलब है कि 20 दिन वाली जो एक्टिविटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बट दैट्स नॉट करेक्ट इन एवरी सिचुएशन, राइट। और वेटेजेस असाइन करना आना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्लानिंग इंजीनियर को, अदरवाइज यू कांट, जो भी आपने बनाया दैट्स वेस्ट, ओके, सिंपली दैट्स वेस्ट, राइट। अगर आप वेटेजेस नहीं असाइन कर सकते सही से, तो आप प्रोग्रेस कभी नहीं निकाल सकते हो। लाइक व्हाट डज इट मींस, टेक अ सिंपल एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर 3 एक्टिविटीज हैं, डिजाइन वर्क, प्रोक्योरमेंट वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क। हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आई एम जस्ट गिविंग यू शॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स की जैसे आप बोलते हो कि सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पे या कॉस्ट या पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बेसिस में आप वेटेजेस दे सकते हो, दैट्स प्रीटी मच करेक्ट नाउअडेज कि हम वही करते हैं इसलिए हम बोलते हैं, बट दैट्स नॉट द रियल प्रैक्टिस। उस तरीके से नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ये 3 एक्टिविटीज मैं इमेजिन करता हूँ और मैं मान लो बोल देता हूँ सबको इक्वल वेटेजेस दे देता हूँ, 33.33, 33.33, 33.33% वेटेजेस, तो मान लो आप प्लानिंग इंजीनियर हो, ये 2 एक्टिविटीज आपकी खत्म हो गई, डिजाइन वर्क खत्म हो गया, आपने मटेरियल प्रोक्योर कर लिया, आपने कंस्ट्रक्शन का काम अभी तक चालू नहीं किया, एक फुटिंग नहीं खोदी आपने जाकर के, आप अपनी रिपोर्ट में क्या दिखाओगे कि आपका प्रोजेक्ट 66 पॉइंट समथिंग परसेंटेज कंप्लीट हो गया है। दैट्स रॉन्ग एक्चुअली, राइट। इतना प्रोग्रेस तो देख करके अभी क्लाइंट आएगा साइट पे और क्लाइंट बोलेगा तुमने तो अभी तक एक फुटिंग भी नहीं खोदी यार, इतना प्रोग्रेस कैसे। सो दैट्स व्हाई दैट इज हैपनिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग वेटेजेस असाइनमेंट। आपको असाइन करना नहीं आता वेटेजेस, यू डोंट नो हाउ टू डिवाइड द वेटेजेस और हाउ इट शुड बी, राइट। नाउ इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ तो डिजाइनिंग वर्क्स, प्रोक्योरमेंट वर्क्स, जो प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, उनमें हमेशा हम वेटेजेस को कम रखते हैं एज कंपेयर टू द कंस्ट्रक्शन वर्क। नाउ इट लुक्स प्रीटी गुड कि ठीक है, डिजाइन वर्क कंप्लीट हो गया, प्रोक्योरमेंट कंप्लीट हो गया, 7, 5, 12% प्रोग्रेस कंप्लीट हुआ है, ठीक है, बट हाउ 66 and difference between 12, there's a huge gap, so that's because of wrong weightages assignment, okay. in the same way अगर आप बोलते हो कि सिर्फ ड्यूरेशन के हिसाब से वेटेजेस दे देना चाहिए, तो मैं बोलूंगा आपको कि यार स्लैब कास्टिंग ज्यादा क्रिटिकल एक्टिविटीज है या प्लास्टर वर्क ज्यादा क्रिटिकल है, क्या ज्यादा क्रिटिकल है? ऑब्वियसली कास्टिंग ऑफ स्लैब, और कास्टिंग ऑफ स्लैब प्लास्टर करने से कम टाइम लेती है, सो यू कांट जस्ट डायरेक्टली से कि ड्यूरेशन के बेसिस में दे देना चाहिए वेटेजेस, राइट। अब वेटेजेस का कॉन्सेप्ट क्यों काम में आता है उसकी बात करते हैं कि व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, व्हाई वी आर लर्निंग दिस, हाउ वी शुड असाइन द वेटेजेस। so let me just go, जब भी आप बात करते हो प्लानिंग की, इन सब चीजों की, है ना, तो प्लानिंग इंजीनियर का काम सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है कि आपने प्राइमरी में शेड्यूल बना दिया, राइट। यू हैव टू प्रिपेयर लॉट ऑफ रिपोर्ट्स, राइट, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, है ना। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी ओके, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एस कर्व। कुछ इस तरीके से, कुछ लोगों को पता होगा शायद कि एस कर्व क्या होता है। नाउ यूजिंग दिस एस कर्व यू कैन डू व्हाट, आप ये पता कर सकते हो
कि आपके प्रोजेक्ट की सिचुएशन क्या है. दिस येलो लाइन इज शोइंग द प्लान्ड and this blue line is showing the actual and this green line is showing the expected progress. Now अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि मुझे सितंबर में मेरे प्रोजेक्ट का क्या हाल था, राइट, तो आप क्या बोलोगे, सितंबर में आपका प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट होना था, बट हाउ मच यू हैव कंप्लीटेड? यू हैव कंप्लीटेड समथिंग अराउंड 80%. विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल कर्व यू आर एबल टू गेट दीज डेटा. और उस कर्व को बनाने के लिए इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा लगता है. सो यू नीड टू लर्न एक्सेल एज वेल. आपको एडवांस एक्सेल नहीं, बट मैं ये बोलूंगा एटलीस्ट बेसिक एक्सेल्स आना चाहिए. तो ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में सीखेंगे कि क्यों जरूरी थी ये अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश डेट, क्यों जरूरी थे ये वेटेजेस, ताकि हम अपनी प्लानिंग को अच्छी तरीके से कर पाए. नाउ व्हाट इज देयर, आप यहाँ पर डिटेल में अगर देखोगे तो आपके पास हर एक मंथ की प्रोग्रेस निकल के आ गई कि प्लान क्या होना चाहिए, और एक्चुअल जब भी आप अपडेट कर रहे हो तो एक्चुअल में क्या प्रोजेक्ट की स्थिति है, प्रोजेक्ट कि हर एक एक्टिविटी की यहाँ पर तो आ ही रही है, साथ ही साथ पूरे प्रोजेक्ट किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, किस महीने 6% प्रोग्रेस होनी चाहिए थी और उस महीने कितनी है एक्चुअल में. यू आर गोइंग टू गेट दिस डेटा यूजिंग दिस पर्टिकुलर कर्व. तो ये सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे अपने कोर्स के अंदर. ओके, विल डिस्कस अबाउट दिस शीट, है ना, जिससे आप प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हो कि हाउ मच लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज डैशबोर्ड्स. कैश फ्लो सॉरी, किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि किस तरीके से आप ऑटोमेट कर सकते हो. वी आर नॉट हैविंग एनी सॉफ्टवेयर, हमारे पास आईटी सॉफ्टवेयर नहीं है. ओके, बट हम प्रोग्रेस, यहाँ पर आपका साइट इंजीनियर आएगा और आज उसने कितना काम कर लिया है सिर्फ वो डेटा इनपुट करेगा और यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी. तो ये सिस्टम किस तरीके से आपको ये ऑटोमेटिक सिस्टम किस तरीके से एक्सेल शीट में जनरेट करना है उसकी बात करेंगे हम. ठीक है, ये इस तरीके से आप डायनेमिक टाइमलाइन कैसे बना सकते हो, ऑल्दो यू आर हैविंग द टाइमलाइंस इन योर प्राइमरा P6, बट किस तरीके से बना सकते हो उसकी बात करेंगे. कैश फ्लो की बात करेंगे एंड देन फाइनली दिस डायनेमिक डैशबोर्ड. नाउ व्हेन आई से डायनेमिक, दैट मींस इट्स रियली अ डायनेमिक वन, राइट. इफ यू विल चेंज दीस थिंग्स तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली चीजें चेंज हो रही हैं. सो we'll discuss about all these things, these dashboards, dynamic dashboards, and pretty much all other things as well in our course later on, right. Now let us just quickly move toward the Primavera P6. यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, okay. हम एक शेड्यूल प्रिपेयर करने वाले हैं. ओके, नाउ शेड्यूल प्रिपेयर करने से पहले मैं इस पर्टिकुलर शेड्यूल को क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा. ओके, व्हाई, बिकॉज मैं सेम इसी शेड्यूल की कुछ एक्टिविटीज को उठा करके कॉपी पेस्ट करने वाला हूं, नथिंग एल्स फॉर नाउ. ओके, सो आई एम गोइंग टू फाइल, आई एम गोइंग टू एक्सपोर्ट. ओके, आई वांट दिस डेटा इनटू एक्सेल फॉर्मेट. स्प्रेडशीट, नेक्स्ट. व्हाट आई वांट, आई जस्ट वांट एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप्स. बाकी चीजें मुझे अभी नहीं चाहिए. नेक्स्ट, एक्सपोर्ट, यस, नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट, next, and finish. Close. Right. All right. Oh, sorry, I guess where I have saved. Just a minute, let us do it again. We missed out the location, guys, so I'm just exporting it again. Next, export. Okay. Now I just want this into desktop. Next, finish, close. Okay, now this is my project. ये पूरा डेटा हमने एक्सपोर्ट कर लिया. Now let us quickly go to Primavera P6, right? And this is the very first window
यहाँ पर हम प्रोजेक्ट, एवरीथिंग इज वेरी सिंपल गाइज, राइट। ये जहाँ पे भी आपको प्लस सिंबल दिखेगा, यू जस्ट हैव टू हिट दैट एंड अ न्यू प्रोजेक्ट. First of all, before that, a new EPS will appears to select on. और EPS क्या होता है? Simply आप अपने प्रोजेक्ट्स को बाइफर्केट किस तरीके से कर सकते हो, उसके लिए एक डायरेक्टरी है EPS. दैट्स इट. मतलब अगर आपकी कंपनी है जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी काम करती है ना, आप बिल्डिंग सेक्टर में भी काम करते हो और बहुत सारी चीजें हैं, और फिर उनके अंदर अगर आप लोकेशंस भी अलग अलग लोकेशंस हैं कि साउथ इंडिया में या पर्टिकुलर इस कंट्री में काम कर रहा हो, सो आप उन चीजों को ब्रेक कर सकते हो ईपीएस में. अब जो प्रोजेक्ट जहां से बिलोंग करता है आप उसके अंदर उसको रख दोगे, राइट. तो यहाँ से अगर मेरे को बोला जाता है ठीक है, तो मैं बोलता हूँ ENC, इसके अंदर क्या करना है, मुझे अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है. प्रोजेक्ट का नाम क्या दे दूंगा, डेमो, ठीक है, डेमो प्रोजेक्ट 1. नेक्स्ट. प्रोजेक्ट प्लान डेट, दिस इज ओके, मस्ट फिनिश बाय नहीं देना मुझे अभी. नेक्स्ट. रिस्पॉन्सिबल मैनेजर, नाउ दिस इज कमिंग फ्रॉम OBS, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, उसकी बात करेंगे. नेक्स्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिनिश, राइट. अगर आप यहाँ पर देखते हो, ये हो गया है आपका प्रोजेक्ट, ठीक है. राइट क्लिक दिस, ओपन दिस, आप देखोगे कि ये पूरी तरीके से ब्लैंक है. ऑलराइट, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ओके. अब अगर मुझे यहाँ पर एक्टिविटीज ऐड करनी है तो सिंपली इस तरीके से मुझे क्लिक करना है, राइट. इस तरीके से क्लिक कर रहे हैं, ठीक है. मैं बहुत ही फास्ट जा रहा हूँ अभी, मैंने आपको कोई भी चीज डिटेल्स में नहीं बताई है, ठीक है, कि क्यों ऐसा करना है या इसके अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, ओके. मैंने सिंपली यहाँ पर 2 एक्टिविटीज ऐड कर ली. मुझे शॉर्टकट तरीके से अगर यहाँ पर रिलेशनशिप देनी है, अगर मुझे एक्चुअल में रिलेशनशिप देनी होती तो मैं कहाँ से जा सकता था, यहाँ प्रेडिसीसर और सक्सेसर से जा सकता था, कि अगर मुझे ए एक्टिविटी का सक्सेसर ऐड करना है तो मैं असाइन में जाऊंगा, यहाँ से बी सेलेक्ट करूंगा एंड दैट्स इट. मैंने यहाँ पर रिलेशनशिप दे दी, ओके. अगर आप देखते हो तो ये दोनों एक्टिविटी इस तरीके से गैंट चार्ट में अपीयर होने लगी हैं, ओके. अब मैं क्या करूंगा, इस फाइल को भी मैं क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है. स्प्रेडशीट में जाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, एक्टिविटीज और एक्टिविटीज रिलेशनशिप एक्सपोर्ट कर लेता हूँ. बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर द कंप्लीट शेड्यूल, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, सेम डेटा से हाउ यू कैन डू दैट, राइट. नेक्स्ट, फिनिश, क्लोज, राइट. तो ये हमारा प्रोजेक्ट था. यहाँ पर आप देखोगे ये 2 एक्टिविटीज आ गई हैं, और ये प्रोजेक्ट था जो हमने इसके पहले क्या किया था, ठीक है, एक्सपोर्ट किया था. तो अगर मेरे पास एक्सेल फॉर्म में मुझे क्लाइंट इस तरीके से डेटा देता है, ठीक है, तो मैं किस तरीके से किस तरीके से मैं अपना शेड्यूल बहुत जल्दी बना सकता हूँ, राइट. अगर मैं प्राइमरी बनाऊंगा तो मैंने अभी क्या किया, मैंने तो सिंपली 2 एक्टिविटीज ऐड की. आप यहाँ पर 100, 200 या हो सकता है 1000, 2000 एक्टिविटीज ऐड करोगे, राइट. फिर रिलेशनशिप देते रहोगे यहाँ से, ऑल्दो देयर आर द शॉर्टकट व्हिच विल डिस्कस लेटर ऑन. फिर देते रहोगे तो टाइम, इट्स ऑल टाइम कंज्यूमिंग. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ कि क्या करना है आपको, किस तरीके से ये सारी चीजें करनी है ना. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली अभी ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, है ना. मैंने ये एक्टिविटीज कॉपी पेस्ट कर ली हैं, और मैं यहाँ पर जाऊंगा, पेस्ट कर दूंगा. ये सारी चीजें क्या करता हूँ मैं, ये सारी चीजें सेम रख देता हूँ, है ना. एक्टिविटीज की जो आईडी होगी उसको इसी सीक्वेंस में भरने देते हैं, है ना. तो ये एक्टिविटीज की आईडीज हो गई. नाउ वन थिंग इंपॉर्टेंट गाइस एट दिस मोमेंट, एक्सेल शीट जब आप इंपोर्ट कर रहे होते हो या एक्सपोर्ट कर रहे होते हो प्राइमरी में, तो जहां पर भी आपको ये स्टार मार्क दिखेगा जिस भी कॉलम में, आप देख सकते हो इन 3 कॉलम में, इसका मतलब है आपको वहां कोई डेटा फिल करने की जरूरत नहीं है. दीज आर ऑटोमेटेड फील्ड, दीज आर ऑटो कैलकुलेटेड इन प्राइमरी. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको कोई भी डेट कैलकुलेट नहीं करनी है, चाहे वो अर्ली स्टार्ट हो, अर्ली फिनिश हो, कुछ भी हो, स्टार्ट फिनिश कुछ भी, राइट. आपको करने की जरूरत नहीं है बॉस, है ना, खुद ब खुद प्राइमरी करेगा. तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इन सारी एक्टिविटीज को रख लिया, है ना. हमने यहाँ पर फेच नहीं किया था कॉलम, एक एक्स्ट्रा कॉलम हमें फेच करना चाहिए था ड्यूरेशन का, तो हमको ड्यूरेशन भी मिल जाती, ऑल्दो नो इशू.
अब यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरीके से रिसोर्सेज की शीट भी दिखती है ना। ये सारी चीजें एक एक शीट के बारे में, कैसा डेटा फिल करना चाहिए, कैसे शॉर्टकट आप कर सकते हो, जल्दी बना सकते हो, विल डिस्कस दीज थिंग। अभी के लिए सिर्फ इतना मुझे चाहिए था, मुझे सिर्फ एक्टिविटीज चाहिए थी, मैंने कर ली। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आऊंगा फाइल में, अभी मैं इंपोर्ट करने जा रहा हूँ। I'll just go to import, right? And I'll click spreadsheet, next. इंपोर्ट करना है मुझे, मैं डेस्कटॉप में गया और ये रहा मेरा शेड्यूल, मैंने इसे ओपन किया। नेक्स्ट, एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप दोनों मुझे इंपोर्ट करनी है। किस में इंपोर्ट करनी है मुझसे पूछेगा, यस इसी शेड्यूल में करनी है। नेक्स्ट एंड फिनिश, एंड दैट्स गॉन। आप देखोगे ये सारी की सारी एक्टिविटीज कुछ ही सेकेंड्स के अंदर। आई वाज जस्ट डिफाइनिंग यू फ्यू थिंग्स, तो मुझे टाइम लग गया, अदरवाइज आई वुड हैव डन दिस थिंग्स क्विकली विद इन मिनट्स। तो दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न यूजिंग अ सॉफ्टवेयर। जब सॉफ्टवेयर सीखने की बात होती है तो कोई भी सीख सकता है 25 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने में। बट आप जब इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको वो चीजें आनी चाहिए जो आपका टाइम बचाती है, राइट? दिस इज द थिंग, ये सारी चीजें आपको सीखनी है कि सॉफ्टवेयर सीखना किस तरीके से है, राइट? सॉफ्टवेयर सीखना इसी तरीके से है जैसा कि हम अभी सीख रहे हैं, राइट? वी शुड नो ऑल दैट टिप्स एंड ट्रिक्स यूजिंग एनी ऑफ द फंक्शनलिटी इन द प्राइमर और एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर, राइट? अब मैं यहाँ पर क्विकली शॉर्टकट तरीके से कैसे इन सारी एक्टिविटीज को लिंक करता हूँ, सिर्फ एक बटन दबा करके, है ना? मैंने सिर्फ एक बटन दबाई और मैंने इन सारी एक्टिविटीज को लिंक कर दिया, राइट? शेड्यूल करते हैं। आप देखोगे ये बहुत ही गंदा शेड्यूल हुआ है, इस तरीके से शेड्यूल नहीं किया जाता है, बट आई डोंट हैव टाइम, दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट शोन यू with the relationship of finish to start in all these activities, just because I just wanted to show you, right? ये तरीका नहीं होता है, so don't take it कि इस तरीके से आपको शेड्यूलिंग करनी है। हाँ, इस शॉर्टकट का यूज किस तरीके से करना है उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट? बिकॉज द पॉइंट इज कि आपके जितने भी रिलेशनशिप्स होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, 80 to 85% of those activities will always have finish to start relationship, and that's where this particular shortcut comes in a role, comes in a play, right? इस तरीके से आपको आपका शेड्यूल प्रिपेयर करना है, राइट? तो ये एक तरीका था, एक बेसिक सा छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया प्राइमवेरा के बारे में कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, क्या रहने वाला है कोर्स के अंदर, वो सारी एडवांस चीजें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो अर्न वैल्यू का कॉन्सेप्ट हो, अर्न वैल्यू मैनेजमेंट एंड ऑल अदर थिंग्स, राइट? कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्सेस के बारे में। सो प्राइमवेरा छोड़ करके, प्राइमवेरा तो हम कवर करने ही वाले हैं फ्रॉम बेसिक टू द एडवांस लेवल। जितने भी एडवांस फीचर्स होते हैं, चाहे वो रिसोर्स से जुड़े हो, ठीक है, चाहे वो कॉस्ट से जुड़े हो, चाहे अर्न वैल्यू जैसे कॉन्सेप्ट से जुड़े हो, वो सारे सीखेंगे। उसके अलावा हम एक्सेल का यूज भी सीखेंगे, बिकॉज जब तक आपको एक्सेल नहीं होता बॉस, आप प्लानिंग इंजीनियर नहीं बन सकते अच्छी तरीके से, है ना? क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल गोइंग टू हैपन लाइक आप डेटा इंपोर्ट करोगे, सॉरी एक्सपोर्ट करोगे प्राइमवेरा से और रिपोर्टिंग करोगे एक्सेल में। तो आपको पता होना चाहिए कर्व कैसे ड्रॉ करने हैं, ऐसे डैशबोर्ड्स भी अगर आपको बनाने आते हैं, तो ये सारी चीजें स्किल्स आपकी इंप्रूव करेंगी और आपको जो बाकी लोग हैं मार्केट में उनसे थोड़ा अलग बनाएंगी। सो वी विल डिस्कस अबाउट दीज एडवांस स्टफ एज वेल, ये एक्सेल में डैशबोर्ड्स, रिपोर्टिंग्स, ये सारी चीजें कैसे कर रही हैं आपको। Yeah, so that's all from my end. If you guys have any question related to the course or these topics which we have discussed so far, you can ask. Please go ahead. Any question, guys? Anything to ask? हाँ सर, जैसे ये आपने ये सब कुछ बताया है अच्छी तरीके से, तो लिटिल समझ में तो आया है सर। बट जैसे अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो इसमें जैसे एक्सेल हुआ या कुछ भी फॉर्मूले हुए, तो उसमें सब 1 by 1 सब किधर होता जाएगा ना सर? बिल्कुल सर, देखो 21 डेज हमारे पास हैं और यहाँ पर हमारे पास 1 घंटा था, है ना? तो आप समझ सकते हो उस हिसाब से मैंने कोशिश की। तो जाहिर सी बात है कि जब आप कोर्स में एनरोल करोगे तो चीजें उसी हिसाब से पढ़ाई जाएंगी टाइम को देखते हुए, है ना? यस यस। और बहुत ऐसे क्रिटिकल फॉर्मूलेज भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ डरने की जरूरत है। जो जस्ट शुड आपको नहीं सर, एक्चुअली क्या है, जो लगभग जितने भी ज्वाइन
ज्वाइन हुए हैं सभी को थोड़ा बहुत तो मालूम ही है, एक्सेल के बारे में, फॉर्मूले के बारे में, सभी के बारे में। तो थोड़ा कुछ आपसे मैंने सीखने में आपको थोड़ा। जो शीट दिखाई वो देखने में बहुत बड़ी लग रही थी, पर उसके पीछे भी शॉर्टकट है, राइट? यस 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 वो शीट एक्चुअल में वो मतलब सिर्फ कुछ सेकंड में कंप्लीट होती है, राइट? तो Yes, उसको yes, डेटा yes. को देख करके आपको नहीं डरना है, जो एक्चुअल चीजें हैं वो एक छोटी सी चीज है उसके पीछे बस। क्योंकि सर अभी क्या है, पूरा जो अपना कंस्ट्रक्शन का काम ले लो, किसी का भी काम ले लो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, सबसे मेन इंपॉर्टेंट सर एक्सेल ही है। एक्सेल में सब कुछ चल रहा है आजकल। करेक्ट, वेरी मेन करेक्ट। फोकस मतलब मैं वही है सर। इसीलिए पहले भी बोल रहा था कि लाइक इफ यू गाइस वांट टू कम इनटू ऑफिस जॉब्स और इस तरीके से प्लानिंग हो या कोई भी फील्ड हो, तो आपको Yes. एक्सेल आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी है सर, सारी क्योंकि रिपोर्टिंग हम से सारी अपना चीजें आप पूरी करोगे। लाइफ तो साइट पे नहीं गुजार सकते ना सर। ऑफिस Right, जॉब right. जरूरी है सर। करेक्ट, उसके लिए अपन एक्सेल सीट या जो भी कुछ मेरा सब कुछ अच्छे से जानना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। एनी अदर क्वेश्चन, किसी का कोई और क्वेश्चन? ये WBS सिस्टम इसमें पूरा डिफाइन रहेगा? सॉरी, प्लीज रिपीट सर। नहीं, WBS सिस्टम जो अभी आप बता रहे थे, ये इसके अंदर के इनबिल्ट रहेगा, हमको सारा एक्टिविटीज डालना है इसमें? नहीं, आपको WBS क्रिएट करना होता है। यहाँ पर आपको एनालाइज करना है कि आपका प्रोजेक्ट का जो भी स्कोप होगा उसको आप किस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। और सबसे बेसिक Okay. पर्पस होता है मॉनिटर, मतलब आपका हर एक प्रोजेक्ट का कंपोनेंट इजी टू मॉनिटर हो, इस तरीके से आपको WBS क्रिएट करना है। और ये क्रिएट आपको ही करना होगा, और फिर उन WBS के अंदर आप एक्टिविटीज को डालते हो। मतलब एक्चुअली क्या बेसिक कॉन्सेप्ट तो बिल्डिंग का सबका एक ही रहेगा, मतलब प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वैरी कर सकते हैं। कोई नया एंट्री करना है तो हमको एंट्री करना है, या हमको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा? कोई नहीं, फुल ऑफ आपको हर एक एक्टिविटीज प्रोजेक्ट रहेगा? के लिए WBS बनाना ही पड़ेगा, राइट? अच्छा, अलग से बनाना पड़ेगा? जी हाँ, अलग से बनाना होगा। ओ, एटलीस्ट नहीं बनाना नहीं बोले तो आपको एंटर तो करना ही पड़ेगा प्राइमरा में। ओके। हेलो Yes. सर, ये क्लास कितने टाइम का चलेगा डेली? टाइम पूछ रहे हो आप? जी सर जी, कितने घंटे का, मतलब क्या टाइमिंग चलेगी क्लास? वीकेंड्स पे 1.5 घंटे का रहेगा और वैसे 1 घंटे का रहेगा। वीकेंड्स पे डेली, ये डेली चलेगा कि 20 कंटिन्यू? दिस फर्स्ट वीक कंटिन्यू चलेगा, उसके बाद हफ्ते में 3 दिन अच्छा, कंटिन्यू। तो ये और डेली वीकेंड्स में प्रैक्टिकल ज्यादा। शेड्यूल का क्या रहेगा? प्रैक्टिकली भी कराएंगे ना, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों साथ में चलेगा? करेक्ट करेक्ट। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर, हाँ इसके हाँ, लिए बोलिए। लैपटॉप होना चाहिए? नॉर्मल चलेगा? लैपटॉप कौन सा होना चाहिए जो ये लैपटॉप सपोर्ट कोई बहुत बड़ा स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए, बस लैपटॉप होना चाहिए बस। अच्छा, ये मतलब सपोर्ट करेगा? बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट पीसी करेगा। सर P6 की यूज बताएंगे हाईवे इंजीनियर के लिए? हाईवे इंजीनियर के लिए आप प्रोजेक्ट शेड्यूल करते हो अपना, तो किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो या किसी भी इंडस्ट्री में हो, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको आप शेड्यूल करोगे ना। अगर आप शेड्यूल नहीं करोगे तो आप फिर आगे चल के ये कैसे एनालाइज करोगे कि मेरा प्रोजेक्ट टाइम के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है? तो किसी भी चीज को अगर आप प्लान से मॉनिटर करना चाहते हो और उससे कुछ एनालाइज करना चाहते हो कि ये डिले है नहीं है, ओवर बजट जा रहा है नहीं जा रहा है ना, तो उसके लिए आपके पास प्लान होना जरूरी है। अगर आपको पता है कि मैं जिंदगी में आज जो हूँ, ठीक है, अगर आप कंपेयर किससे करोगे? अगर आपने कोई प्लान ही नहीं बनाया पहले, तो कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं। सो फॉर दैट यू नीड टू हैव अ प्लान, और वही चीज आप यहाँ पर करते हो, आप प्लान करते हो, और उसके बाद जब आप काम को करना स्टार्ट करते हो, आप डेली बेसिस पे उसको या मंथली बेसिस पे अपडेट करते हो, और तब जा करके आप रिपोर्टिंग कर पाते हो और ये आप पता लगा पाते हो कि यहाँ पर सही जा रहे हैं, यहाँ पे गलत जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं तो क्या एक्शंस लेने, ठीक है? तो ये सारा काम है। अब हाईवेज में टाइलोज भी यूज होता है क्योंकि वो लीनियर प्रोजेक्ट्स में आता है। तो P6 यूजफुल नहीं है मेरे लिए? क्यों नहीं है यूजफुल? बिल्कुल यूजफुल है। मतलब टाइलोज मैंने इसलिए नाम बताया कि वो भी है इंडस्ट्री में, बहुत कम लोग यूज करते हैं, है ना, बट लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए वो भी है। बहुत सारे लोग MSP यूज करते हैं, सॉरी, हाईवे प्रोजेक्ट्स में भी हाँ, MSP तो यूज होता है ज्यादातर। MSP, प्राइमरा, दीज आर कॉमन थिंग्स। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। सर कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा मेरा?
प्राइमावेरा ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको मिल जाएगा, कोई उसके लिए कोई अलग से आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत उसके नहीं लिए है। सर लिंक प्रोवाइड करेंगे आप? हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है। राइट, 28 डेज में सर कंफर्म हो जाएगा, मतलब कर सकता है आदमी? क्या क्या कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर तो नहीं है सर? किस सेंस 21 में, डेज मतलब? में ऐसा तो नहीं है बस आदमी सीखे और उस पर वर्क ना कर सके? नहीं नहीं, क्यों क्यों ऐसा क्यों होगा यार? जैसे देखो, एक चीज तो जैसे एक होता। चीज तो जी क्लियर जी है, ठीक है, एक चीज अपने माइंड में क्लियरिटी लेके आओ, खासकर सिविल मैकेनिकल इन सब फील्ड्स में। कितना भी आप सीख लो, बट प्रोजेक्ट में जो जी एक्सपीरियंस आपको गेन होगा है ना, वो आप पूरे लाइफ लॉन्ग सीखते हो। बट यस, आफ्टर दिस कोर्स जी जी you will be able to give any sort of interview for this particular designation, ठीक है। बट हाँ, सीखते तो आप एंटायरली पूरे लाइफ में रहोगे। मैं आपको एक प्रोजेक्ट के हिसाब से सिखाऊंगा, है ना, आप लाइफ जी में जी पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स करोगे, उसमें क्या सिचुएशंस रहेगी, है ना। तो वो जी जी सीखना और इस सीखने में डिफरेंस है। बट यस, अगर आप बोलते हो स्किल इंप्रूव होगी तो डेफिनेटली होगी, आप काम कर पाओगे। आपको कोई भी सर बोलेगा शेड्यूल बनाने के लिए तो आप बना सकते हो। सर जैसे जैसे अगर मैं एनर्जी अभी पावर सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ हम्म। करेंटली, जैसे अब उसके बाद अगर मैं पावर सेक्टर में इसका यूज होगा, फिर अगर जैसे पावर सेक्टर में काम करके प्रोजेक्ट का फिर मैं बिल्डिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग या हाई राइज बिल्डिंग में मैं जाता हूँ, तो क्या देखो, मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर है है, इसको यूज आप करने में? किसी भी प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप पावर सेक्टर में कर सकते हो या रेजिडेंशियल सेक्टर में कर सकते हो। अब अगर मैं इंडिविजुअली अपनी बात भी करूं तो मैं, ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी फील्ड में ऐसा नहीं होता ना कि एक ही बंदा हाईवे भी बना रहा है, एक ही बंदा बिल्डिंग बना रहा है, एक ही जी बंदा पावर सेक्टर में भी काम कर रहा है। तो मुझे पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर का एक्सपीरियंस है, मैं उसके हिसाब से आपको पूरा सॉफ्टवेयर चलाना बता दूं कि सॉफ्टवेयर यूज कैसे करते हैं, जी जी क्या फंक्शनैलिटी है ना। अब हो सकता है दूसरा बंदा जिसने रेलवेज में काम किया हो 15 साल, वो रेलवेज बताएगा ना मेरे से अच्छा, मैं नहीं बता सकता। तो जी। उसको आप किसी भी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो। द थिंग इज कि आपको सॉफ्टवेयर यूज करना आना चाहिए। ये मतलब right? क्या जो प्रोजेक्ट का बजट जो रहता है सर, जैसे पावर सेक्टर में बहुत सिविल कंस्ट्रक्शन का बजट बहुत कम रहता है, हम्म तो ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कोई, मेरे ख्याल से कोई यूज करता नहीं है प्राइमरी वगैरह। हम्म। तो क्या करना मेरे लिए ठीक रहेगा करना? यार वो आपकी चॉइस है, मतलब मैं तो यही बोलूंगा कि सीखना तो मतलब स्किल्स है, मतलब आनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मैं सीखता हूँ जो मतलब मेरे किसी काम के नहीं है, बट सीखना पड़ता है, ठीक है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मतलब हाँ, अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि यूजफुल होगा कि नहीं होगा, तो जी डेफिनेटली स्किल इंप्रूव होंगी और यूजफुल है, बिकॉज यू आर वर्किंग इन अ पावर सेक्टर। तो ऐसा नहीं कि पावर सेक्टर में शेड्यूल नहीं बनाए जाते, आप एक्सेल में बनाते होगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार पावर सेक्टर में हो आप और शेड्यूलिंग नहीं होती हो। जी प्राइमरी जी एमएसपी जी। नहीं यूज होता होगा, लेकिन एक्सेल में तो डेटा रखते होगे ना कि हाँ हाँ ये एक्सेल काम में। हुआ, इस महीने ये जी हुआ, वो हुआ, जी जी है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल तो सर सर सर। एक्सेल में रखते हो तो मॉनिटरिंग कैसे करोगे? मॉनिटरिंग वहीं गड़बड़ होती है, डिले पे डिले चले जाते हैं और आप ड्यू डेट देते चले जाते हो। जी समझ रहे हो? जी जी तो जी बिल्कुल उस होता चीज है। से बचने के लिए ही तो ये सारी चीजें की जा रही है। अगर चीजें आप एक्सेल में रखोगे, आप मॉनिटर जी नहीं कर जी सकते ना, जी जी है ना। अगर मॉनिटरिंग मान लो वगैरह। आपने एक्सेल में रख दिया, 10 एक्टिविटीज रख दी, जी अब मैं अपडेट कैसे करूंगा उसको? मैं तो डेट ही चेंज कर सकता हूँ, मेरे को जो डेट जो मर्जी आएगी वो डेट डाल दूंगा वहां पे। हाँ समझ रहे हो हाँ आप मेरी वही बात? वही होता अगर साइट पे है। मेरा जी जी 50% काम हुआ है, ठीक है, वो जी कैसे सर। दिखाऊंगा? मैं एक्सेल में तो जा करके मैं डाल दूंगा ना सीधे से, ठीक है, हो गया मेरा हम्म, 75% काम। जी तो मैं जी। मॉनिटर कैसे करूंगा कि इस 75% काम होने से या इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लेट होने से मेरी अगली एक्टिविटी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि मेरा ये प्रोजेक्ट है वो कितना आगे खिसक रहा है? वो एक्सेल नहीं बता सकता, वो सॉफ्टवेयर बताएगा। समझ अच्छा रहे हो सर, आप मेरी बात? इससे कि एक्सेल मतलब और बजट वगैरह भी सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। चीजें क्वांटिटी वगैरह भी फाइंड आउट करते हैं क्या बाकी इसमें? नहीं, प्राइमा वगैरह क्वांटिटी को नहीं फाइंड आउट करता। क्वांटिटी फाइंड और नहीं करता, मतलब एस्टिमेशन वगैरह कुछ कुछ नहीं नहीं, करती ये है? एस्टिमेशन का सॉफ्टवेयर नहीं है। थैंक यू सर। ओके। इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्या, इसका कुछ कोर्स का? हाँ जी सर, आपको सर्टिफिकेट इस पर्टिकुलर सेशन का नहीं मिलेगा। व्हेन यू विल एनरोल इन द ना कोर्स। ना,
कोर्स करने के बाद? Yes, yes, definitely you'll get. ओके। हम लोग कौन सा शेड्यूल प्रिपेयर करने वाले हैं इसमें? रेसिडेंशियल This is going to start from 13th. ना, जिसका भी क्वेश्चन था एडी, और शायद अभी एमएसपी क्लासेस चल रही हैं, राइट? तो सर हम लोग कौन सा शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे इसमें? रेसिडेंशियल, कमर्शियल, कौन सा शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे? okay, so thank you very much everyone. हेलो Yes, हेलो। हाँ सर, बोल रहा हूँ यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर आप बोल रहे हैं सर फ्री है ना सर? हाँ, तो ये सर मतलब कोई खरीदने का जरूरत नहीं है ना बाद में? आप जैसे नहीं, कोई कोई कमर्शियल खरीदने का काम में जरूरत नहीं है, ये कोई अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इट्स जस्ट फ्री। ओरेकल का प्रोडक्ट है प्राइमारा P6। ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी खरीदने की। ओके सर। और सर यहाँ पे आप जो एग्जाम्पल लेंगे वो क्या कमर्शियल मतलब बिल्डिंग का होगा क्या? ब्रिज वगैरह ये सब भी आप दिखाएंगे? नहीं, मैं बिल्डिंग का एग्जांपल लेके चलूंगा, बिकॉज द थिंग इज कि मेरा ज्यादातर एक्सपीरियंस भी उसमें है, ऑल्दो आई हैव वर्कड इनटू रेलवेज एंड ऑल, बट द थिंग शुड बी समथिंग जो सबको समझ में आए, राइट? तो उस तरीके से हम चलेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और प्रोजेक्ट्स करने हैं फॉर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस और समथिंग, देन आई कैन गिव यू अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल। आप रेलवे मांगोगे, एयरपोर्ट मांगोगे, जो मांगोगे मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा। ओके ओके सर, थैंक यू। Okay guys, so thank you very much everyone. Good night. See you in the course.